नमस्ते, वेलकम टू दुनियादारी। आज हम चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति, नैम, सार्क, ब्रिक्स और क्वाड। आज हम भारत की विदेश नीति की जो यात्रा रही है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आज़ादी के बाद की गुटनिरपेक्षता से लेकर आज की बहुसंरेखण या जिसे मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, उस रणनीति तक का सफ़र। और हम खास तौर पर 4 अहम मंचों पर ध्यान देंगे: नैम, सार्क, ब्रिक्स और क्वाड। देखेंगे कि भारत इन अलग-अलग समूहों के साथ कैसे संतुलन बनाता है अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि समय के साथ रणनीतियां भले ही बदली हों, लेकिन एक लक्ष्य शायद हमेशा केंद्र में रहा है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी, किसी बाहरी दबाव के बिना अपनी राह चुनने की स्वतंत्रता। तो आज की चर्चा इसी पर होगी कि भारत कैसे इन अलग अलग समूहों के जरिए अपने मकसद, जैसे आर्थिक विकास हो गया, क्षेत्रीय स्थिरता, दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना, इन सब को पाने की कोशिश करता है। और ये संतुलन साधना, जैसा आपने कहा, आसान काम तो नहीं है। हाँ, ये तो है। तो चलिए इसी संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत नैम से करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये था क्या, और उस वक्त कोल्ड वॉर के दौर में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, नैम। इसकी जड़ें तो जाती हैं 1955 के बांडुंग कॉन्फ्रेंस तक, जहां एशिया और अफ्रीका के कई नए नए आज़ाद देश मिले थे। फिर 1961 में बेलग्रेड में इसकी फॉर्मल स्थापना हुई। भारत पंडित नेहरू के नेतृत्व में इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से था। साथ में इंडोनेशिया के सुकर्नो, मिस्र के नासिर, घाना के नक्रुमा, यूगोस्लाविया के टीटो, ये सब बड़े नाम थे। अच्छा। कि भाई, हमें किसी मिलिट्री गुट में शामिल नहीं होना है, हमें अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखनी है। पर भारत ने यही रास्ता क्यों चुना? मतलब किसी एक ताकतवर देश का साथ पकड़ना शायद ज्यादा आसान रहता। देखिए, इसके पीछे कई वजह थी। एक तो थी वैचारिक, आइडियोलॉजिकल। नेहरू जी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के सख्त खिलाफ थे। वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में विश्वास रखते थे। वो मिलिट्री गठबंधनों की बजाय आपसी सम्मान, सहयोग, इस पर आधारित दुनिया चाहते थे। दूसरा कारण था बिल्कुल प्रैक्टिकल, व्यावहारिक। भारत नया नया आज़ाद हुआ था। हमारे सामने गरीबी, भुखमरी, विकास, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। तो हमें सुपर पावर्स की लड़ाई में उलझने की बजाय अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करना था। गुटनिरपेक्ष रहने से क्या हुआ कि हमें दोनों गुटों से जरूरत के हिसाब से संबंध रखने, मदद लेने की छूट मिली, एक डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी मिली। अच्छा। और तीसरा एक मॉरल एंगल भी था। भारत खुद को विकासशील देशों, जिन्हें बाद में ग्लोबल साउथ कहा जाने लगा, उनके एक नेचुरल लीडर के तौर पर भी देखता था, आवाज बनना चाहता था उनकी। और नैम के जो सिद्धांत थे, वो पंचशील का जिक्र आता है अक्सर, वो क्या थे? हाँ, पंचशील सिद्धांत, जो मूल रूप से 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौते का हिस्सा थे, वो नैम की एक तरह से नींव बने। मोटे तौर पर 5 बातें थीं। एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान, नॉन एग्रेशन यानी हमला न करना, एक दूसरे के इंटरनल मामलों में दखल ना देना, इक्वालिटी ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। नैम ने इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर डीकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद की समाप्ति, डिसआर्मामेंट यानी निरस्त्रीकरण और एक नई इंटरनेशनल इकोनॉमिक व्यवस्था की वकालत की, जहां विकासशील देशों की बात सुनी जाए। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत ऊंचे लगते हैं, लेकिन क्या भारत हमेशा इन पर एकदम स्टिक कर पाया, या फिर रियल पॉलिटिक मतलब व्यवहारिक राजनीति कभी-कभी हावी हुई? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में आइडियल्स और रियलिटी के बीच हमेशा एक टेंशन तो रहता ही है। भारत के साथ भी ऐसा हुआ। मिसाल के तौर पर 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति, मित्रता और सहयोग संधि। अब उस वक्त बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम चल रहा था। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान का एक गठजोड़ बन रहा था हमारे खिलाफ। हाँ, वो जरूरत थी उस वक्त। बिल्कुल, हमें सोवियत सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। तो कई लोगों ने इसे गुटनिरपेक्षता से हटना माना, लेकिन वो उस वक्त की राष्ट्रीय जरूरत थी, नेशनल इंटरेस्ट था। सही। इसी तरह 1974 और फिर 1998 में परमाणु परीक्षण। भारत ने कहा कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है, लेकिन ये नैम के डिसआर्मामेंट वाले घोषित लक्ष्य से तो अलग थे। और फिर चीन 1962 और पाकिस्तान 1965, 1971, 1999 के साथ जो युद्ध हुए, उन्होंने भी ये दिखाया कि सिर्फ नॉन अलाइंड होना आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे देता। सही बात है। तो जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, वो 2 ब्लॉक्स वाली दुनिया खत्म हो गई, तब नैम का क्या हुआ? क्या ये आज भी रेलेवेंट है? हाँ, ये सवाल बहुत उठा था।
कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद इसकी रेलेवेंस पर बहुत डिबेट हुई, क्योंकि जिस बाइपोलर दुनिया के जवाब में ये बना था वो दुनिया ही नहीं रही। लेकिन नैम खत्म नहीं हुआ। आज भी इसके 120 सदस्य देश हैं। ये यूनाइटेड नेशंस ऐसे मंचों पर एक बहुत बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। अच्छा, 120 देश। हाँ, और क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म, ये मुद्दे आज भी विकासशील देशों के लिए अहम है और नैम इन पर उनकी आवाज उठाने का एक मंच बना हुआ है। पर हाँ, ये भी सच है कि भारत का जोर अब नैम पर शायद उतना नहीं रहा जितना पहले था। भारत अब एक उभरती हुई इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पावर है। उसके हित अब ज्यादा विविध हैं। उसे अब स्थापित शक्तियों और नई शक्तियों दोनों के साथ एंगेज करना पड़ता है। तो आज भारत के लिए गुटनिरपेक्षता का मतलब शायद स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ज्यादा है। मतलब किसी विचारधारा या गुट से बंधे बिना अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर इंडिपेंडेंट फैसले लेना। बिल्कुल, इशू बेस्ड अलाइनमेंट आप कह सकते हैं। ओके, नाम की कहानी समझ में आई। अब जरा अपने पड़ोस की तरफ आते हैं। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये कब बना और इसका मकसद क्या था? सार्क 1985 में ढाका में बना था। फाउंडिंग मेंबर्स थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। बाद में 2007 में अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। मकसद वही था जो ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, दक्षिण एशिया में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना, रीजनल इंटीग्रेशन को मजबूत करना, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना और इलाके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज करना। एक उम्मीद थी कि जैसे यूरोप में ईयू है, वैसा कुछ यहां भी बने। इस रीजन में भारत सबसे बड़ा देश है, साइज में, आबादी में, इकोनॉमी में, हर तरह से। तो सार्क में भारत का रोल कैसा रहा है? भारत का रोल कह सकते हैं कि मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स रहा है। एक तरफ भारत रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, करीब 75% जीडीपी यहीं से आती है। तो भारत ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के साइज और पावर के कारण छोटे पड़ोसियों में अक्सर एक डर रहता है कि भारत कहीं बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड न अपना ले, अपना दबदबा कायम न कर ले। सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो भारत ने जरूरत पड़ने पर इंटरवीन भी किया है, जैसे 1971 में बांग्लादेश की मदद, 1987 में श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजना या 1988 में मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करना। अब इन कदमों को कुछ पड़ोसियों ने पॉजिटिवली देखा तो कुछ ने चिंता के साथ। सुनने में तो सार्क का आइडिया अच्छा था, पर क्या ये कामयाब हो पाया है? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि सार्क समिट कैंसिल हो गया या कोई खास प्रगति नहीं हुई। दुर्भाग्य से हाँ, सच तो यही है कि सार्क अपनी क्षमता के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाया है। काफी हद तक ये इनइफेक्टिव ही रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह, इसमें कोई दो राय नहीं, वो है भारत पाकिस्तान के बीच का लगातार तनाव और अविश्वास। ये सार्क की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। ये तो है। पाकिस्तान अक्सर बायलैटरल इश्यूज, खासकर कश्मीर, को सार्क के मंच पर उठाना चाहता है, जबकि भारत का स्टैंड है कि भाई ये फोरम इकोनॉमिक और रीजनल कोऑपरेशन के लिए है, बायलैटरल झगड़ों के लिए नहीं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि पूरा संगठन ही एक तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है। और इसके अलावा भी कोई दिक्कतें? हाँ, और भी हैं, जैसे सदस्य देशों में पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, संगठन का अपना ढांचा भी कमजोर है, जैसे सारे फैसले कंसेंसस यानी सर्वसम्मति से होते हैं। इसका मतलब हर सदस्य के पास एक तरह की वीटो पावर है। तो एक भी देश मना कर दे तो कुछ नहीं होगा? बिल्कुल। और फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसी समस्याएं, इन्होंने भी सार्क को आगे नहीं बढ़ने दिया। आपको याद होगा 2016 में उरी अटैक हुआ था। हाँ। उसके बाद से तो कोई सार्क समिट ही नहीं हो पाया है। तो अगर सार्क एक तरह से ठप पड़ा है, तो भारत क्या कर रहा है? क्या कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढा है? हाँ, भारत ने सार्क के रुकने का इंतजार नहीं किया, उसने दूसरे रास्ते तलाशे हैं। एक तो है बिम्स्टेक पर ज्यादा फोकस करना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अच्छा, बिम्स्टेक। इसमें दक्षिण एशिया के देश तो हैं, पाकिस्तान को छोड़कर, साथ में बंगाल के खाड़ी से जुड़े साउथ ईस्ट एशिया के देश भी हैं, जैसे थाईलैंड और म्यांमार। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से भी जुड़ता है। ओके। दूसरा, भारत ने सार्क को साइडलाइन करके कई पड़ोसी देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स तेज कर दिए हैं। और तीसरा, भारत सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पड़ोसी देशों, पाकिस्तान को छोड़कर, के साथ डायरेक्ट रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, जैसे इकोनॉमिक मदद देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डिजास्टर रिलीफ में मदद करना। तो क्या ये मान ले कि सार्क का भविष्य अब अंधकार में है? फिलहाल तो भविष्य अनिश्चित ही लगता है। जब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई बड़ा सुधार नहीं होता,
सार्क का सार्थक रूप से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल दिखता है। भारत के सामने भी ये चैलेंज है कि वो अपनी सिक्योरिटी चिंताओं और पड़ोसियों के साथ बराबरी के रिश्ते की इच्छा, इनके बीच बैलेंस कैसे बनाए। चलिए अब साउथ एशिया से आगे बढ़ते हैं और ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ये ग्रुप कैसे बना? इसका ओरिजिन थोड़ा अलग है शायद। हाँ, इसकी शुरुआत थोड़ी अलग थी। ये किसी पॉलिटिकल इनिशिएटिव से नहीं बल्कि एक इकोनॉमिस्ट के आइडिया से शुरू हुआ। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जिम ओनील ने ये ब्रिक्स एक्रोनिम दिया था। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना। उनका कहना था कि ये 4 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी पर हावी होंगी। ये बस एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी थी शुरू में। अच्छा, सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था। हाँ। फिर इन देशों के नेताओं को लगा कि भाई हमारे बीच कुछ कॉमन इंटरेस्ट्स हैं, हमें मिलकर बात करनी चाहिए। तो 2006 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग शुरू हुई, 2009 में पहला समिट हुआ और 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ये ब्रिक्स बन गया। और अभी हाल में 2024 में इसका और विस्तार हुआ है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश भी शामिल हुए हैं। भारत ब्रिक्स में क्यों शामिल हुआ और बना हुआ है, खासकर तब जब इसमें चीन भी है जिसके साथ हमारे इतने सीरियस इश्यूज हैं, और रूस भी है जिसका पश्चिम के साथ तनाव चल रहा है। देखिए, भारत के लिए ब्रिक्स के कई फायदे हैं, या यूं कहें कि भारत इसे कई मकसदों के लिए इस्तेमाल करता है। पहला, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये दुनिया की बड़ी और तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज का मंच है। यहाँ हमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी के मौके मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2014 में बना न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। हाँ, एनडीबी। ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस का एक ऑल्टरनेटिव देता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है। दूसरा, ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म। भारत ब्रिक्स के इस स्टैंड का समर्थन करता है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और खास तौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में सुधार हों ताकि वो आज की दुनिया की सच्चाई को रिफ्लेक्ट करें। तीसरा, वेस्टर्न दबाव का संतुलन। ब्रिक्स सीधे तौर पर एंटी वेस्ट न भी हों, पर यह भारत को वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर से थोड़ी राहत देता है, अपनी बात रखने के लिए एक और प्लेटफॉर्म देता है। चौथा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग की संभावनाएं भी हैं। ब्रिक्स ने अब तक क्या कुछ ठोस हासिल किया है, एनडीबी के अलावा और क्या? एनडीबी तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। इसने सदस्य देशों में कई प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों डॉलर के लोन अप्रूव किए हैं। इसके अलावा एक कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट सीआरए बनाया गया है। यह 100 अरब डॉलर का एक पूल है जो सदस्य देशों को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जैसी इमरजेंसी में मदद कर सकता है ताकि उन्हें आईएमएफ पर कम डिपेंडेंट रहना पड़े। अच्छा, सीआरए। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम पर भी बात चल रही है, हालांकि इसमें अभी ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। और साथ ही एग्रीकल्चर, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर जैसे कई और एरियाज में भी वर्किंग ग्रुप्स हैं। लेकिन इस ग्रुप के अंदर भी तो टेंशन्स होंगी, खासकर भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे देखते हुए। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत हैं और सबसे बड़ी चुनौती शायद भारत चीन की राइवलरी ही है। बॉर्डर डिस्प्यूट, बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट जो चीन के पक्ष में है, और दोनों देशों की रीजनल एम्बिशंस, ये सब ब्रिक्स के स्मूथ फंक्शनिंग में रुकावट डालते हैं। दूसरी चुनौती है पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। ब्रिक्स में चीन और रूस जैसे ऑथोरिटेरियन देश हैं, तो भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे डेमोक्रेसीज। इससे गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स जैसे मुद्दों पर अलग अलग व्यूज सामने आते हैं। तीसरी है इकोनॉमी का संतुलन। चीन की इकोनॉमी बाकी सभी ओरिजिनल मेंबर्स की कंबाइंड इकोनॉमी से भी बड़ी है, तो ये डर रहता है कि कहीं ब्रिक्स चीन के हितों को साधने का ही मंच न बन जाए। ये बात तो है। चौथी, लिमिटेड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ब्रिक्स अभी भी एक लूज कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है। और हाल में रूस यूक्रेन युद्ध और उसके बाद रूस पर लगे वेस्टर्न सैंक्शंस, उसने भी ब्रिक्स के अंदर की डायनामिक्स को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो भारत इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे हैंडल करता है? एक तरफ ब्रिक्स में चीन, रूस, दूसरी तरफ हम क्वाड की बात करेंगे जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। भारत यहाँ भी वही अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाता है। वो कोशिश करता है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन को पॉलिटिकल मतभेदों से अलग रखा जाए, मतलब ब्रिक्स के इकोनॉमिक फायदे जैसे एनडीबी या क्रेड, उनका लाभ उठाना, लेकिन चीन की हर बात जैसे बीआरआई या रूस की फॉरेन पॉलिसी के हर कदम का समर्थन ना करना। समझ गई। भारत ब्रिक्स को मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर को रिप्लेस करने वाला नहीं बल्कि रिफॉर्म करने वाले मंच के तौर पर पेश करता है। भारत सेलेक्टिवली उन एरियाज में कॉपरेट करता है जहां उसके इंटरेस्ट हैं और उन इनिशिएटिव से दूरी बनाए रखता है जो उसकी ऑटोनॉमी कम कर सकते हैं या जिनसे किसी एक मेंबर, खासकर चीन, को ज्यादा फायदा हो। ठीक है, अब आते हैं क्वाड पर, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग।
जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। ये कैसे बना और फिर बंद होकर दोबारा कैसे शुरू हुआ? इसकी शुरुआत थोड़ी इनफॉर्मल थी। 2004 में जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी तो इन चारों देशों की नेवीज ने मिलकर रिलीफ ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेट किया था। फिर 2007 में इसे एक फॉर्मल सिक्योरिटी डायलॉग का रूप देने की कोशिश हुई। इसमें जापान के तब के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का बड़ा रोल था। लेकिन ये ज्यादा चला नहीं। चीन ने इसकी कड़ी आलोचना की, इसे एशियन नाटो कहा। चीन के प्रेशर और शायद ऑस्ट्रेलिया और भारत की अपनी कुछ हिचकिचाहट के कारण ये ग्रुप जल्दी ही ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर 2017 में इसे दोबारा जिंदा किया गया। 10 साल में ऐसा क्या बदला कि इसकी जरूरत फिर से महसूस हुई? मुख्य वजह थी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का बढ़ता हुआ डोमिनेंस और उसका ज्यादा अग्रेसिव रवैया। पिछले एक दशक में चीन ने अपनी मिलिट्री पावर बहुत बढ़ाई। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर मिलिट्री बेस बना लिए। उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से कई देशों पर कर्ज का बोझ बढ़ा और उसने अपने पड़ोसियों के साथ जमीन और समुद्र दोनों जगह ज्यादा अग्रेसिव पोस्चर अपनाया। हाँ, ये तो देखा है हमने। तो इन सब वजहों से चारों देशों को लगा कि एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को बनाए रखने और चीन की बढ़ती पावर को बैलेंस करने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। भारत क्यों शामिल हुआ क्वाड में, जबकि हम चीन के साथ ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भी हैं? देखिए, भारत के लिए इसके कई सॉलिड कारण हैं। सबसे बड़ा तो चीन का चैलेंज ही है, खासकर 2020 में गलवान वैली में जो हुआ, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। उसने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बिल्कुल। जमीन पर चीन का खतरा साफ दिखने लगा। साथ ही इंडियन ओशन में चीन की बढ़ती नेवल प्रेजेंस, जैसे जिबूती में बेस और श्रीलंका पाकिस्तान में पोर्ट प्रोजेक्ट्स, ये भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय हैं। दूसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी। भारत अपने ट्रेड और एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए सी लेन्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तीसरा, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्वाड पार्टनर्स, खासकर अमेरिका और जापान, एडवांस टेक्नोलॉजीज में आगे हैं। ये चीन पर डिपेंडेंस कम करने और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे सेमीकंडक्टर्स, 5G, AI में कॉपरेशन का मौका देते हैं। चौथा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का शेयर होना। ब्रिक्स के उलट क्वाड के चारों मेंबर डेमोक्रेसीज हैं, तो एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाए रखने में कॉमन इंटरेस्ट बनता है। तो क्या क्वाड सिर्फ सिक्योरिटी का ही मंच है या इसका एजेंडा अब ज्यादा बड़ा हो गया है? नहीं, अब इसका दायरा सिक्योरिटी से काफी आगे बढ़ गया है। 2021 से इसके लीडर समिट रेगुलरली हो रहे हैं और इसने एक पॉजिटिव एजेंडा अपनाने पर जोर दिया है। जैसे क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप के तहत इंडो पैसिफिक देशों को कोविड वैक्सीन देने का टारगेट था। हाँ, सुना था इसके बारे में। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे 5G, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, साइबर सिक्योरिटी पर वर्किंग ग्रुप्स बने हैं। क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चीन के BRI के मुकाबले सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR जैसे इश्यूज पर भी कोऑपरेशन हो रहा है। तो ये अब सिर्फ सिक्योरिटी डायलॉग नहीं रहा। भारत क्वाड को लेकर काफी एक्टिव दिख रहा है, पर क्या इसे एशियन नाटो कहना सही है, जैसा चीन आरोप लगाता है? भारत लगातार इस बात से इनकार करता है कि क्वाड कोई एशियन नाटो है, और इसके कारण भी हैं। क्वाड में नाटो की तरह कोई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी नहीं है, कोई इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड नहीं है। अच्छा। भारत इसके पॉजिटिव एजेंडे वैक्सीन, इंफ्रा, टेक पर ज्यादा जोर देता है, ना कि इसे सिर्फ एंटी चाइना ग्रुप बताता है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने पर भी जोर देता है, इसीलिए वो क्वाड के साथ SCO और ब्रिक्स का भी मेंबर है। भारत ने क्वाड को ज्यादा फॉर्मल या इंस्टीट्यूशनलाइज करने का भी विरोध किया है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। हाँ, भारत क्वाड मेंबर कंट्रीज के साथ बायलैटरल या ट्राइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, जैसे मालाबार एक्सरसाइज। हाँ, मालाबार, जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन उसे क्वाड के अम्ब्रेला में नहीं देखता। तो क्वाड के सामने क्या चुनौतियां या लिमिटेशंस हैं? ये कितना इफेक्टिव हो सकता है? इसकी इफेक्टिवनेस पर कुछ सवाल तो हैं। एक तो चारों मेंबर्स की प्रायोरिटीज और थ्रेट परसेप्शन थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा, मेंबर कंट्रीज में, खासकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंजेस इसकी कंसिस्टेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, चारों देशों के चीन के साथ गहरे इकोनॉमिक टाइज हैं। भारत का ही ट्रेड चीन के साथ $100 बिलियन से ज्यादा है, टेंशन के बावजूद। तो ये टकराव वाली नीतियों को मुश्किल बनाते हैं। चौथा, लिमिटेड मिलिट्री इंटीग्रेशन के कारण ये चीन को डेटर करने में कितना केपेबल है ये कहना मुश्किल है। और पांचवा, आसियान जैसे रीजन के दूसरे देश चीन और क्वाड के बीच पिसना नहीं चाहते। तो अगर समराइज करें, भारत के लिए क्वाड का क्या मतलब है?
भारत के लिए क्वाड का ही काम करता है। ये चीन के खिलाफ एक हेजिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब एक तरह का बीमा, बिना सीधे टकराव के। ये एडवांस टेक्नोलॉजी तक एक्सेस देता है। ये दुनिया को एक डिप्लोमेटिक सिग्नल देता है कि भारत इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में एक की प्लेयर है, और ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी एडवांस्ड मिलिट्रीज के साथ इंटरऑपरेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करता है। तो हमने नैम, सार्क, ब्रिक्स, क्वाड की बात की। ये चारों तो काफी अलग-अलग, यहाँ तक कि कॉन्ट्रडिक्टरी भी लगते हैं। भारत इन सब में एक साथ कैसे है? क्या यही वो मल्टी अलाइनमेंट या बहु संरेखण है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी? हाँ, बिल्कुल। यही भारत की फॉरेन पॉलिसी के एवोल्यूशन का मौजूदा फेज है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद वो पुरानी नॉन अलाइनमेंट वाली बात अप्रासंगिक हो गई। आज की मल्टीपोलर दुनिया में भारत किसी एक ब्लॉक से बंद कर अपने सारे ऑप्शंस बंद नहीं करना चाहता, तो अब वो आइडियोलॉजी बेस्ड डिस्टेंसिंग की बजाय इंटरेस्ट बेस्ड अलाइनमेंट करता है। इंटरेस्ट बेस्ड अलाइनमेंट। हाँ, मतलब अलग अलग इश्यूज पर अलग अलग पार्टनर्स के साथ काम करना। जहां जिसके साथ हित सत्य हो वहां उसके साथ कोऑपरेट करना, लेकिन अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना। ये प्रैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी पर आधारित पॉलिसी है। तो क्या ये चारों मंच भारत के लिए अलग अलग तरह से यूजफुल हैं, जैसे एक टूल बॉक्स में अलग अलग टूल्स होते हैं? बिल्कुल सही समझा आपने। इनके फंक्शंस कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। नैम हमें ग्लोबल साउथ में हमारी हिस्टोरिकल पहचान और लेजिटिमेसी देता है। सार्क भले ही कमजोर हो, पर पड़ोसियों से जुड़ने का एक फ्रेमवर्क बनाए रखता है। ब्रिक्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग, एनडीबी और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म की बात करने का एक अहम मंच है, खासकर वेस्टर्न डोमिनेंस के बाहर। और क्वाड इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी चैलेंजेस, खासकर चीन के कॉन्टेक्स्ट में, से डील करने और एडवांस्ड डेमोक्रेसीज के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करने में मदद करता है। लेकिन इस मल्टी अलाइनमेंट में कॉन्ट्रडिक्शंस तो साफ दिखते हैं। ब्रिक्स में चीन रूस के साथ, क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत इस बैलेंसिंग एक्ट को करता कैसे है? ये तो रस्सी पर चलने जैसा लगता है। है तो मुश्किल, बिल्कुल रस्सी पर चलने जैसा ही है, लेकिन भारत इसके लिए कई तरीके अपनाता है। एक है इशू सेगमेंटेशन, मतलब हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अलग अलग इश्यूज के लिए करना। जैसे ब्रिक्स में इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस, क्वाड में सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी पर। अच्छा। दूसरा रिटोरिकल फ्रेमिंग, मतलब अपनी बयानबाजी पे कंट्रोल रखना। भारत टकराव की भाषा से बचता है, कोऑपरेशन और इंक्लूसिविटी पे जोर देता है। तीसरा स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी बनाए रखना, मतलब अपनी फाइनल कमिटमेंट्स को लेकर थोड़ा लचीलापन रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर पोजीशन बदली जा सके। चौथा बायलैटरल डिफरेंशिएशन, यानी ग्रुप्स के टेंशन को बायलैटरल रिश्तों पर हावी ना होने देना। जैसे चीन के साथ ब्रिक्स में कोऑपरेशन भी है और बॉर्डर पर टेंशन भी। काफी कॉम्प्लेक्स है ये। तो आज भारत की विदेश नीति के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है इस मल्टी अलाइनमेंट को बनाए रखते हुए? कई चुनौतियां हैं। चीन का मैनेजमेंट शायद सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी है और सिक्योरिटी थ्रेट भी। पड़ोस के साथ रिश्ते अभी भी मुश्किल हैं। पाकिस्तान से परमानेंट हॉस्टिलिटी, छोटे पड़ोसियों का चीन और भारत के बीच बैलेंसिंग एक्ट और सार्क की नाकामी। कई पार्टनरशिप्स को बैलेंस करना, रूस के साथ हिस्टोरिकल रिश्ते बनाम वेस्ट से बढ़ती नजदीकी, अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस, मिडल ईस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी और डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स भी हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस बनाए रखना, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की जरूरत, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। आगे देखते हुए भविष्य में इन समूहों के साथ भारत का जुड़ाव कैसे बदल सकता है? भविष्य की दिशा देखें तो लगता है कि नैम की रिलेवेंस शायद और कम हो सकती है। सार्क शायद डोरमेंट ही रहे जब तक भारत पाक रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव ना आए। ब्रिक्स का प्रभाव उसके एक्सपेंशन और इंटरनल कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन अंदरूनी कॉन्ट्रडिक्शंस बने रहेंगे। क्वाड शायद और मजबूत होगा, खासकर टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम सिक्योरिटी में, लेकिन फॉर्मल अलायंस शायद ना बने, लचीला बना रहेगा। भारत को अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखने और बढ़ते ग्लोबल टेंशन के बीच अपना रास्ता निकालने के लिए लगातार डिप्लोमैटिक स्किल, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर इन्वेस्ट करते रहना होगा। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के दौर से निकलकर मल्टी अलाइनमेंट के एक नए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स दौर में आ गई है। भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग मंचों का इस्तेमाल कर रही है और लगातार अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट है। इसकी सफलता भारत की अपनी आंतरिक शक्ति, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सोशल कोहेजन और उसके डिप्लोमैटिक कौशल पर निर्भर करेगी।
आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में शायद यही फ्लेक्सिबल, प्रैक्टिकल और मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच ही सबसे ज्यादा कारगर है। और यहाँ पर आज की चर्चा के अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो फिर से अमेरिका और चीन जैसे गुटों में बढ़ती दिख रही है, क्या भारत वाकई इस बहुसंरेखण को लंबे समय तक बनाए रख पाएगा, या बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसे आखिरकार ज़्यादा क्लियर साइड लेने पर मजबूर कर देगा? ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। सामान्य अध्ययन विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।